नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बरखा बली। बुलेटिन के अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप डे की। पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। शुक्रवार को इस कैंपेन के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इस कैंपेन की कामयाबी का ब्यौरा दिया है। देखिए रिपोर्ट। हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। एक वक्त था जब भारत के युवा का सबसे बड़ा सपना महज एक पक्की नौकरी पाना होता था। सरकारी या बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम मिल जाने को सफलता का पैमाना माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। शुक्रवार को नेशनल स्टार्टअप डे के दिन स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसे बदली हुई तस्वीर को पेश किया। पहले देश में रिस्क टेकिंग को डिस्करेज किया जाता था, लेकिन आज रिस्क टेकिंग मेन स्ट्रीम बन गया है। मंथली सैलरी से आगे सोचने वाले को अब केवल एक्सेप्ट ही नहीं, लेकिन अब उसे रिस्पेक्ट किया जाता है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट से होने वाली ग्रोथ को सक्षम बनाने के मकसद से पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था, जो पिछले 10 वर्षों में भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक मजबूत आधार बनकर उभरा है। आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 2,09,000 है। पिछले साल स्टार्टअप दिवस के दिन यह संख्या 1,59,000 थी, जो बीते एक दशक में सबसे तेज सालाना बढ़ोतरी है। साल 2025 में देश में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए, यानी औसतन हर रोज 136 नए स्टार्टअप खुले। 10 साल की ये जर्नी सिर्फ एक सरकारी स्कीम की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप जैसे हजारों लाखों सपनों की जर्नी है। सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले एक दशक में एक सीमित विचार से निकलकर राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े स्तंभ के रूप में उभरा है, जो देश के युवाओं की मेहनत और केंद्र सरकार की युवाओं की विजन को साकार करने वाली अहम योजना का नतीजा है। अब खबर यूपी के गोरखपुर से, जहां गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सीएम योगी ने पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ या एशियाड में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को केवल अब भारत सरकार ही पुरस्कार नहीं देती है, विभिन्न राज्य सरकारें भी इसके लिए उन्हें पुरस्कृत करती है। आज के दौर में जब खेल केवल शौक नहीं बल्कि करियर का भी शानदार विकल्प बन चुका है, देश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से नौकरी और सम्मान से नवाजा जा रहा है। ऐसे में खेलों की नर्सरी माने जाने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस ने सीएम योगी ने किसी एक खेल को गोद लेकर उस खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को तराशने का मिशन दिया है। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तराशने का काम करें। दरअसल शुक्रवार को सीएम योगी गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम ने यहां खिलाड़ियों से परिचय लिया और गैस गुब्बारों को आसमान में छोड़ने के बाद खुद सीएम योगी ने बास्केटबॉल भी खेला। साथ ही 2014 से पहले की सरकारों को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी की अगुवाई में शुरू हुई देश की नई खेल संस्कृति का भी जिक्र किया। याद करिए
2014 के पहले खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता इस सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लोग ये मानते थे कि यह कोई प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है, अक्सर इसकी उपेक्षा होती थी। अब देश के अंदर 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। क्योंकि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। देश प्रदेश में अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए मिनी विधानसभा कहे जाने वाले 29 महानगर पालिकाओं के चुनावी दंगल का आज निर्णायक दिन है। गुरुवार को हुए मतदान के बाद शुक्रवार को मतगणना की प्रक्रिया में सामने आए रुझानों में बीजेपी गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। देखिए रिपोर्ट। उड़ते अबीर गुलाल और ढोल नगाड़ों की निनाद के बीच जश्न में सराबोर ये तस्वीरें इस बात की मुनादी हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने नफरत की सियासत के ऊपर विकास को तरजीह दी है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के प्रचार में भाषाई मर्यादा को तार-तार करने वाले बयानों को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। एशिया के सबसे बड़े नगर निगम बृहद मुंबई महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने ठाकरे ब्रदर्स को करारी मात देने के साथ ही नागपुर, पुणे, नासिक हर जगह भगवा लहरा दिया है। खबर लिखे जाने तक महाराष्ट्र की 29 में से 23 निगमों में बीजेपी का परचम। महाराष्ट्र की 5 प्रमुख नगर निगम के रुझान में बीजेपी आगे। मुंबई, नागपुर, पुणे, ठाणे और नासिक में बीजेपी को विजयी बढ़त। आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद जब 16 जनवरी को मतगणना का आगाज हुआ तो बीजेपी गठबंधन ने शुरुआत से ही रुझानों में अपना दबदबा बनाए रखा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिली थी वो पंचायत चुनाव से होते हुए अब नगर निगम के चुनाव तक जारी रही। तो बीजेपी ने विरोधियों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को, विकसित भारत के उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया है और ये विजय स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान की सेना के ट्यून पर नागिन डांस करने वाली पार्टियों को जनता वोट के रूप में चोट दे रही है। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। महाराष्ट्र में इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प थे क्योंकि राज्य के सियासी गठबंधन पूरी तरह बदले हुए थे। सालों की दुश्मनी भुलाकर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में थे। दूसरी ओर पवार परिवार की ओर से भी सियासी पावर दिखाने की जोर आजमाइश थी, लेकिन आखिरकार महायुति गठबंधन ने शानदार परफॉर्मेंस के साथ महाराष्ट्र का निकाय चुनाव अपने नाम कर लिया। देश प्रदेश में अगली खबर यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद से जुड़ी है, जहां आरोपी अफान को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हमीरपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने ये कार्रवाई अफान पर की। वीडियो वायरल होने के बाद व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए थे। पूरी खबर के लिए देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में पुलिस के कंधों पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो अपनी नापाक और शर्मसार कर देने वाली करतूत का खामियाजा भुगत रहा है। दरअसल इन दिनों यूपी के हमीरपुर में जिस आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने को लेकर बवाल मचा हुआ था, ये शख्स उसी का आरोपी अफान है, जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में अब इस पूरे मामले के तार लव जिहाद से जुड़ते दिख रहे हैं। हमीरपुर में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी युवक को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आरोपी के पिता की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।
अफान पर आरोप है कि उसने कस्बे के ही एक व्यापारी की बेटी को प्रेम जाल में फंसाया, उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद व्यापार मंडल और हिंदू संगठनों के लोग आक्रोशित हो गए और सुमेरपुर थाने का घेराव करते हुए नेशनल हाईवे 34 पर जाम लगा दिया, जो तस्वीरों में देखा जा सकता है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी को मुठभेड़ में गोली लगी, उसे अस्पताल में उपचार के बाद जेल भेज दिया गया है। पीड़िता के पिता से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी एफआईआर की कॉपी जो है जो पीड़ित के संबंधी जन है उनको दे दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत करने होने के बाद टीमें गठित कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है और सुसंगत धाराओं में उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तहरीर के हिसाब से जो मुकदमा में धाराएं बन रही हैं वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अन्य आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ाई है और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल भरुआ सुमेरपुर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बढ़ती अगली खबर की ओर जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जुड़ी है। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके बाद अब 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पर्दा उठ जाएगा। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अब बहुत जल्द ही इस बात से पर्दा उठने वाला है। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी ने अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का शेड्यूल औपचारिक रूप से जारी कर दिया है और ये निर्वाचन प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी तक पूरी होगी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आएगा। फिलहाल नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और ऐसा माना भी जा रहा है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बिहार के श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 19 तारीख को नॉमिनेशन है, हम लोग भी 19 तारीख को उनके नॉमिनेशन में प्रस्तावक के रूप में हैं। 19 को हम भी दिल्ली जा रहे हैं और 20 को उनका विधिवत घोषणा हो जाएगा। भाजपा संविधान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को साफ तौर से परिभाषित करता है। हर कार्यकाल 3 साल का होता है। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति लगातार 2 से ज्यादा कार्यकाल के लिए इस पद पर नहीं रह सकता। अब एक नजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी प्रक्रिया को तफसील से समझते हैं। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन फॉर्म भरने जितना आसान नहीं होता। पार्टी एक सामूहिक समर्थन प्रणाली का पालन करती है। योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार को भाजपा के इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये प्रस्तावक सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते। उन्हें कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से संबंधित होना चाहिए, जहां राज्य स्तर के संगठनात्मक चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं। बीजेपी ने साल 2020 में इससे पहले जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, जिसके बाद नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। अब आने वाले 19 जनवरी को नितिन नवीन अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पीएम मोदी के प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहने की उम्मीद है, जो ये पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच नवीन के नेतृत्व में मजबूत समर्थन और विश्वास को दिखाता है। काशी के विकास को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज है। मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सरकार इसे आस्था और सुविधा से जुड़ा विकास बता रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास परियोजना का काम चल रहा है। इसके लिए मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है ताकि इसे फिर से पहले से बेहतर बनाया जा सके। एक तरफ मणिकर्णिका घाट का विकास कर उसे नए तरीके से तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसमें फिर से वही तरीका अपनाते हुए इसके विकास में बाधा डाल रहा है और अपनी सियासत की रोटी सेक रहा है। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मणिकर्णिका घाट से निकले मलबे को बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है। तोड़फोड़ के दौरान मिले कलाकृतियों को जिला प्रशासन ने सांस्कृतिक विभाग की मदद से संरक्षित करके गुरुधाम में रखवाया गया है, जिसकी जानकारी वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने दी।
जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया में जो फ़ोटोज़ कुछ शेयर किए जा रहे हैं, कुछ AI के माध्यम से भी उसमें जो है मॉर्फिंग भी हो रही है, लेकिन जो मूल रूप से जो फ़ोटोज़ चल रहे हैं वो जो घाटों पे, जो सीढ़ियों पे और मढ़ी में जो अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं उनसे रिलेटेड वो फ़ोटोज़ हैं। मैं ये यहाँ स्पष्ट भी करना चाहूँगा कि जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उन सबको पूरी तरीके से संरक्षित करके संस्कृति विभाग में आज हम लोगों ने उसको संरक्षित भी किया है और पुनर्निर्माण में उसको पुनर्स्थापित भी किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने साल 2023 में ही इसका शिलान्यास किया था। बाढ़ की वजह से करीब 1.5 साल से इसका काम बंद था। अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मणिकर्णिका घाट को नए तरीके से तैयार किया जाएगा। देश प्रदेश में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित जांच समिति को चुनौती दी थी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जस्टिस वर्मा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रक्रिया के अनुरूप जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत जांच कमेटी का गठन किया था। इसके बाद जांच कमेटी के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना बचाव किया था। जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ महाभियोग और संसद की ओर से कमेटी बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार 16 जनवरी को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस प्रक्रिया को अंतिम मानते हुए आगे की जांच का रास्ता साफ कर दिया है। बता दें कि नई दिल्ली स्थित जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर 14 मार्च को जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने की मांग की थी। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सिरप निर्माता मैरियन बायोटेक के निदेशक और अधिकारियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। औद्योगिक ग्रेड के केमिकल के इस्तेमाल और फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आरोपों पर कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए बड़ा फैसला और ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार मैरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और अधिकारियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी के अधिकारी अपराध के लिए जवाबदेही से बच नहीं सकते और सीजीएम का समन सही है। कंपनी पर औद्योगिक ग्रेड प्रोपाइलीन ग्लाइकोल के उपयोग और नकली टेस्ट रिपोर्ट बनाने का आरोप है जो दवाओं में प्रतिबंधित है। जन स्वास्थ्य से जुड़े अपराधों को तकनीकी आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता। मामला उज्बेकिस्तान में 2022 और 2023 के बीच का है, जहां कम से कम 86 बच्चों को कफ सिरप लाया गया था। इसमें जहरीली कफ सिरप पीने से लगभग 55 से 60 बच्चों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसमें उज्बेकिस्तान में डॉक 1 मैक्स सिरप बेचने वाली कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप को भी आरोपी बनाया गया। उन पर लापरवाही, धोखाधड़ी समेत अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। WHO ने कहा था कि जांच में पाया गया है कि दोनों सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इनमें दूषित पदार्थों के रूप में डाइथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल की सही मात्रा शामिल नहीं है। मामला सामने आने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2023 में कंपनी मैरियन बायोटेक का प्रोडक्शन लाइसेंस रद्द किया। उज्बेकिस्तान में इस सिरप का वहां पे यूज हुआ और कंजम्पशन के बाद में 55 से 60 बच्चों की वहां पे डेथ हो गई। जब 55-60 बच्चों की डेथ हुई तो उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारी एम्बेसी को रिपोर्ट करा, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रिपोर्ट किया। यहाँ पे फिर एक्शन स्टार्ट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट ने उनको शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड किया। कोर्ट ने कहा भाई आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना चाहिए और आपको इसलिए समनिंग आर्डर जो आप चैलेंज करे हुए हैं, जो तलब किया गया ट्रायल के लिए हमको फेस करने के लिए, आप जाकर ट्रायल फेस करिए।
मेरियन बायोटेक और उसके निदेशकों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18, 17A मिलावटी दवाएं, 17B नकली दवाएं और धारा 27 व 28 जैसी गंभीर दंडात्मक धाराओं के तहत मामला दर्ज है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 2023 में कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस रद्द कर चुकी है। हाईकोर्ट के इस ताजा आदेश के बाद अब कंपनी के अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा और कस गया है और उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में इस बार नई परंपरा देखने को मिलेगी, जिसमें दर्शकों के बैठने की जगहों को थीम के हिसाब से बदला गया है। परेड के रास्ते में बनी बैठने की जगहों को पहली बार नंबरों से नहीं बल्कि देश की प्रमुख नदियों के नाम से पहचाना जाएगा। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, सैन्य शौर्य और सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा उत्सव गणतंत्र दिवस परेड 2026 इस बार कर्तव्य पथ पर इतिहास रचने जा रहा है। देश की राजधानी में पहली बार एक नई और अनोखी परंपरा देखने को मिलेगी। कर्तव्य पथ पर बनी दर्शक दीर्घाएं अब सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखाओं यानी नदियों के नाम से पहचानी जाएंगी। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी, देश के अलग अलग कोनों से बहती ये नदियां अब कर्तव्य पथ पर भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देगी। ये नदियां सिर्फ जलधाराएं नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था की पहचान है और अब गणतंत्र दिवस परेड में देश की एकता की साक्षी बनेगी। दरअसल इस बार 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में नई परंपरा देखने को मिलेगी, जिसमें दर्शकों के बैठने की जगहों को थीम के हिसाब से बदला गया है। परेड के रास्ते में बनी बैठने की जगहों को पहली बार नंबरों से नहीं पहचाना जाएगा। इसके बजाय लोगों के बैठने की जगह का नाम देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। यह वो नदियां हैं जो देश के कई क्षेत्रों और राज्यों से होकर गुजरती हैं और स्थानीय आबादी के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए हमने आरडीसी के लिए अपने सारे इनक्लोजर्स का नाम भारतीय नदियों के नाम पर और बीटिंग रिट्रीट के दौरान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पर रखा है। गणतंत्र दिवस 2026 पर देश की सैन्य शक्ति भी पूरे शौर्य और आत्मविश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान में गर्जना करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर शानदार फ्लाई पास्ट करेंगे। राफेल, सुखोई, जगुआर और मिग-29 समेत 1 दर्जन से ज्यादा फाइटर जेट स्पेशल फॉर्मेशन में उड़ान भरकर दुश्मनों को भारत की ताकत का एहसास कराएंगे। वहीं जमीन पर भारतीय सेना की नई और विशेष भैरव बटालियन पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। जोश, अनुशासन और शौर्य से भरी ये टुकड़ी देश के सुप्रीम कमांडर को सलामी देकर गणतंत्र दिवस 2026 को और भी ऐतिहासिक बना देगी। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने टिकट व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और तुरंत पाइए डिजिटल रेल टिकट। कैसे काम कर रही है ये नई क्यूआर जैकेट टिकट व्यवस्था, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। प्रयागराज में संगम तट पर चल रहे माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को अब ट्रेन का टिकट लेने के लिए लंबी लाइनों में लगने का झंझट कम हो जाएगा। महाकुंभ की तरह ही रेलवे ने इस बार माघ मेले में एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। इसके तहत रेलवे कर्मचारी एक खास तरह की जैकेट पहने नजर आ रहे हैं। इस जैकेट की खासियत क्या है, आइए जानते हैं। रेलवे कर्मचारियों की जैकेट पर एक क्यूआर कोड बना हुआ है। यात्री को अपने मोबाइल के गूगल लेंस से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन के बाद यात्री के मोबाइल में यूटीएस ऐप खुल जाएगा। यूटीएस ऐप के जरिए यात्री को डिजिटल रेल टिकट उपलब्ध हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पॉश मशीन के जरिए भी टिकट का वितरण कर रहा है। रेलवे कर्मचारियों को क्यूआर लगी जैकेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। यात्रियों को इस तकनीकी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। कि हमारे जो रेलवे कर्मचारी होंगे, खासकर वाणिज्य विभाग के कर्मचारी, वो एक सुरक्षा जैकेट पहनते हैं। उस जैकेट के पीछे क्यूआर कोड होता है, जिसको मोबाइल से स्कैन करते हैं और इसके बाद आपके मोबाइल पे वो ऐप डाउनलोड हो जाता है और आपके टिकट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप हमारी सुरक्षा, जो हमारे कर्मचारी है, रेलवे कर्मचारी है, उसी की जैकेट पे है, तो वो किसी भी स्टाफ से किसी भी यात्री को तुरंत डाउनलोड करवा के और उसकी मदद भी कर सकता है कि किस तरह से आप टिकट अपने मोबाइल पे जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी से, पहले लाइन में लगना पड़ता था, धक्का खाते थे, गिरते थे, अब तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है। मैं अभी अपने वाइफ के साथ आया, बहुत ही ज्यादा थका हुआ हूँ, अभी आया हूँ लाइन में भी नहीं लगा। इस नए क्यूआर सिस्टम से श्रद्धालुओं को टिकट
टिकट लेने में आसानी होगी और उनका काफी समय भी बचेगा। अब रेल कर्मी चलते फिरते टिकट काउंटर की तरह काम कर रहे हैं, जिससे मेले में आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। देश प्रदेश में अगली खबर एसआईआर से जुड़ी हुई है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में एसआईआर की तारीख 19 जनवरी तक बढ़ा दी है, जिससे वोटर्स को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब अधिक समय मिल सकेगा। देखिए रिपोर्ट। मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाकर 19 जनवरी 2026 तक कर दिया है, जिससे वोटर्स को अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अधिक समय मिल सकेगा। चुनाव आयोग ने गुरुवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए ये जानकारी दी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में एसआईआर की तारीख 19 जनवरी तक बढ़ाने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुदुचेरी में एसआईआर की तारीख बढ़ाई गई। अब मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां 19 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेंगी। यह निर्णय संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। नोटिफिकेशन में आयोग के 27 दिसंबर 2025 के उस पत्र का भी उल्लेख है, जिसमें एसआईआर का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया था और 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि निर्धारित की गई थी। मतदाता अब अपने नाम, पते और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। इसके साथ ही फॉर्म 6 के माध्यम से नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस नोटिफिकेशन को राज्य के राजपत्र के विशेष अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए। साथ ही इसकी 3 प्रतियां आयोग को रिकॉर्ड के लिए भेजने को कहा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि समय सीमा बढ़ने की जानकारी मीडिया बूथ स्तर के अधिकारियों, बीएलओ, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए व्यापक रूप से प्रसारित की जाए, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं तक सूचना पहुंच सके। देश प्रदेश में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं विराम। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। देश प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ से एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। टेलीग्राम के जरिए फर्जी निवेश का लालच देकर लोगों से लाखों की ठगी की जा रही थी, जिसकी रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीधे चीन भेजी जाती थी। साइबर क्राइम पुलिस ने इस गिरोह के 2 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन मुनाफे का सपना, टेलीग्राम पर एक मैसेज और फिर देखते ही देखते लाखों की ठगी। आजमगढ़ से खुला है एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का राज, जिसके तार सीधे चीन में बैठे साइबर अकाउंट से जुड़े हैं। दरअसल आजमगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े क्रिप्टो फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए लोगों को फर्जी निवेश का झांसा देकर ठग रहा था। इस गिरोह के 2 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से ठगी की रकम इकट्ठा कर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने का काम कर रहे थे। कैसे फंसाए जाते थे लोग, किस तरह करोड़ों रुपए पहुंचते थे चीन, आइए पूरी साजिश को विस्तार से समझते हैं। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का सफल अनावरण करते हुए गोडम्बा, लखनऊ से अभिषेक गुप्ता और शाश्वत अवस्थी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 6,32,320 रुपए नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड और 9 चेकबुक, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो वाहन, नेपाल का जारी एक विदेशी सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। एसपी ग्रामीण चिराग ने बताया कि तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।